दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पारितंत्र या इकोसिस्टम की कुछ खास विशेषताएं देखी और बहुत सारी निर्भरताएं देखी जो जीवों की और चीज़ों पर होती हैं। इस वीडियो में अब हम बात करने वाले हैं कि एक इकोसिस्टम में व्यर्थ पदार्थों का क्या होता है और साथ ही सभी तरह के पदार्थ या मैटर उसमें किस प्रकार सर्कुलेट करता है, एनर्जी कहाँ से कहाँ जाती है। तो आइए देखते हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि तालाब लंबे समय तक कैसे साफ रहता है। उसमें रहने वाले जीवों के शवों का या उनके निकाले व्यर्थ या अपशिष्ट पदार्थों का यानी मल मूत्र आदि का क्या होता है, इसकी सफाई कौन करता है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि यदि घर में अगर हमारे पास मछली घर हो तो वो जल्दी गंदा हो जाता है और हमें पानी को बार बार साफ करना या बदलना पड़ता है। तो हमें डीकंपोजर्स या अपमार्जकों से परिचित होना पड़ेगा, यानी ऐसे जीव जो शवों को या गिरे पत्तों, लकड़ी और मलमूत्र आदि को ही खाते हैं, पचाते हैं और उनको साधारण घुलनशील तत्वों में बदलकर मिट्टी या पानी में मिला देते हैं। इनमें कई प्रकार के फफूंद हैं, फिर बहुत तरह के बैक्टीरिया और अन्य छोटे बड़े जीव हैं जिनका मुख्य काम यही है, यह मृत ऑर्गेनिक चीजों पर ही जिंदा रहते हैं, मृत जैविक सामग्री पर ही जिंदा रहते हैं और इनकी वजह से जानवर गल के जमीन में मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ एक शव आपको दिख रहा है जो धीरे धीरे महीनों में अपमार्जकों द्वारा गला गला के मिट्टी में मिला दिया गया है और मिट्टी में इससे पोषक तत्व पहुंचे हैं जिसको पौधे इस्तेमाल करेंगे। तो इस रूप में पौधे भी जानवरों के शरीरों से अपने लिए सामग्री लेते हैं और स्वस्थ रहते हैं। ये उनके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। हम सब खाद के बारे में जानते ही हैं कि खाद किस तरह से मिट्टी को और पौधों को स्वस्थ रखती है। अब हम एक दूसरे प्रश्न पर आते हैं कि मान लीजिए सामने एक केले का बगीचा है जिसमें सारे केले के पेड़ इंसान ने लगाए हैं, तो क्या ये एक पारितंत्र होगा? हमें बेशक यहाँ पर जैव और अजैव दोनों तरह के घटक दिख रहे हैं और उनकी परस्पर निर्भरता भी दिख रही है, लेकिन ध्यान से देखें तो कुछ और बातें दिखती हैं। यहाँ पर केले का पेड़ ही या यहाँ देखें तो यहाँ धान का पौधा ही सबसे प्रमुख है। उसके अलावा कोई दूसरे पौधे जो होंगे उन्हें खरपतवार मान के निकाल दिया जाएगा। यहाँ कौन से पौधों को रखा गया है ये भी इंसान तय करता है। उन्हें खाएगा कौन यह भी इंसान ही तय करता है। और बाकी जो दूसरे चिड़िया या बंदर या जंगली सुअर आदि कोई जीव आए तो उनको बाहर भगा दिया जाएगा। ऊपर से इसमें खाद कीटनाशक आदि भी इंसान डाल सकता है और यहाँ जो भोजन पैदा होता है उसको भी इंसान ही ले जाता है। यही बात हम भेड़ों के रेवड़ या बाड़े में देख सकते हैं। यहाँ पे भी बाहर से सामग्री लाई जाती है और ले जाई जाती है। हर तरह के जीव को आने की इजाजत नहीं है और बिल्कुल ऐसी ही बात एक मछली घर में भी है। यह इंसान द्वारा नियंत्रित या कंट्रोल्ड सिस्टम है। अगर इसे मानव निर्मित पारितंत्र भी कहें तो भी इसे पारितंत्र कहना चाहिए या नहीं, यह एक सवाल है, क्योंकि एक इकोसिस्टम अपने आप लंबे समय तक जीवित रहता है और सारी चीजों को चक्रीय रूप से, साइक्लिक रूप से पूरी करता है। सारी प्रक्रियाएं उसमें अपने आप चलती हैं। क्या ये रेगिस्तान एक इकोसिस्टम माना जाएगा जिसमें बहुत ही कम जीव दिख रहे हैं और पानी की बहुत कमी है? ध्यान से देखें तो यहाँ कुछ पौधे तो दिख ही रहे हैं, लेकिन बहुत से जीव यहाँ छिपे हुए रहते हैं या कम दिखते हैं। आबादी भले ही कम हो, ढेरों पौधे ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को रेगिस्तान की जलवायु के लिए ढाला हुआ है और ऐसे ही जानवरों, कीड़ों आदि में भी बहुत से ऐसे हैं जो रेगिस्तानों के हिसाब से ढले हुए हैं, वैसी ही जलवायु में रहते हैं। तो
लंबे समय तक रेगिस्तान में यह पारितंत्र अपने आप जीवित रहता है। पारितंत्र की एक और विशेषता है जिसको हम कहते हैं बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता। बहुत तरह के जीवों का, अलग अलग तरह के जीवों का एक साथ वहां मौजूद होना और लंबे समय तक बने रहना, ये जैव विविधता कहलाती है। और ये किसी पारितंत्र या इकोसिस्टम के स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा मापन है। यहाँ पर आपको मैंग्रोव्स या सुंदरी के पेड़ दिख रहे हैं। सुंदरबंस या समुद्र तटों पे ये बहुत पाए जाते हैं। तो ये पेड़ भले ही ज्यादा बहुतायत में दिखे, इनकी जड़ों में और इनके आसपास बहुत सारे दूसरे जीव रहते हैं और ये बेहद जैव विविधता वाला एक बहुत स्वस्थ इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम के स्वास्थ्य के लिए जैव विविधता बहुत जरूरी है। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से पदार्थ या मैटर एक पारितंत्र में घूमता रहता है या चक्रीय रूप में आता जाता है। पर्यावरण यानी मिट्टी, पानी, हवा आदि में गैसें, खनिज आदि होते हैं। पौधे यहाँ से पहले पानी, कार्बन डाइऑक्साइड लेके प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। फिर श्वसन द्वारा भी वो गैसें छोड़ते हैं, वाष्पन से पानी छोड़ते हैं। फिर पौधों को भोजन के रूप में जानवर लेते हैं और जानवर भी श्वसन से गैसें निकालते हैं। फिर जानवर अपने व्यर्थ पदार्थों और शव से अपमार्जकों तक पहुंचते हैं, यानी डिकम्पोजर्स तक। पौधे भी इसी तरह मृत्यु से या व्यर्थ पदार्थों से, गिरे पत्तों से, ठाल से, लकड़ी से अपमार्जकों तक पहुंचते हैं, जो कि इन्हें सड़ा गलाकर वापस से पर्यावरण में मिला देते हैं। तो सारे पदार्थ, सारे तत्व चक्रीय तौर पे पर्यावरण में या एक पारितंत्र में घूमते रहते हैं। लेकिन यह बात हम ऊर्जा के लिए नहीं कह सकते। ऊर्जा सबसे पहले सूर्य से आती है, पौधों में आती है, पौधों से फिर जानवरों में जाती है और उसके बाद अपमार्जकों या डिकम्पोजर्स में जाती है और फिर धीरे धीरे चारों तरफ पर्यावरण में बिखर जाती है। हर स्तर से ऊष्मा या हीट के रूप में वह बिखरती भी रहती है। भोजन के रूप में भी ऊर्जा जिस तरह से जाती है उसमें वह धीरे धीरे घटती रहती है। उत्पादकों से उपभोक्ताओं के अलग अलग स्तर पर कम होती जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सूर्य की ऊर्जा यदि पौधों में 100 यूनिट या 100 इकाइयों के बराबर आए तो इससे ऊपर के उपभोक्ता स्तर तक केवल 10% पहुंचती है। कुछ ऊष्मा या हीट के रूप में वातावरण में बिखरती है, कुछ अपमार्जकों तक व्यर्थ पदार्थों के जरिए जाती है। फिर पहले स्तर के उपभोक्ताओं से भी दूसरे स्तर तक पहुंचते हुए फिर आगे 10% तक ही जाती है, यानी 1 यूनिट। 100 यूनिट या 100 इकाई से चालू हुई ऊर्जा ऊपर सिर्फ तीसरे स्तर तक 1 यूनिट ही बचती है। इस प्रकार ऊर्जा लगातार कम से कमतर होती जाती है और बिखरती रहती है और चक्रीय नहीं होती, वो एक ही दिशा में उसका फ्लो होता है।